औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नक़वी। आज इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के मामले में जो सेकंड वीडियो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। पहली वीडियो जो थी वो आपकी कॉन्क्वेस्ट जो थी बाइज़ेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की, उसके ऊपर थी। सेकंड वीडियो जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, जो बहुत ही अहम टॉपिक है, उतना ही जितनी उनकी कॉन्क्वेस्ट हैं। तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बिल्कुल अलग बनाई है। बहुत मार्कतुलारा बेहतरीन उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज तक उसकी मिसाल मौजूद है और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आज भी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे ये वीडियो बनाई है। और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट में मसलन हज़रत उमर की हम बात कर रहे हैं तो सीरीज़ की 2 या 3 या 4 जो भी वीडियोज़ हैं मैं मुकम्मल कर दूँ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने सलाह यानी नमाज के ऊपर भी 3, 4 या 5 वीडियोज़ बनाई थी और मैंने उस पूरे कंपोनेंट को मुकम्मल कर दिया था। वजह उसकी ये होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी लेके बैठें तो उनके पास टाइम वैसे भी नहीं होता। अब अगर मैं ये करूँ कि एक वीडियो में हज़रत उमर पे आज डाल दूँ और एक 15 दिन के बाद डालूँ, एक 12 दिन के बाद डालूँ, तो उससे वो बच्चे तलाशी करते रहेंगे कि वीडियो तो मौजूद होगी, यूट्यूब से तो वीडियो कहीं जाती नहीं है, मगर तलाश करने में आपका वक्त ज़ाया होता है। अगर आपको कैलिफेट की तैयारी करनी है तो आपने अबू बकर सिद्दीक़ का टॉपिक निकाला है, 2, 3, 4 वीडियो जितनी हो एक साथ देखी और एग्जामिनेशन की तैयारी 2 घंटे में करके आप निमट गए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ी कामयाबी देगा आपको। दूसरी चीज़, हज़रत उमर का जैसे मैंने लिया, अब हज़रत उमर की भी मैं सीरीज़ की जितनी वीडियोज़ बना सकता हूँ, 3 या 4 या 5, वो मैं बना के डाल दूँगा। आपने हज़रत उमर के मुताबिक तैयारी करनी है, आपने अपनी यूट्यूब खोला और आपने स्टार्ट कर दिया उसको देखना पड़ना। पहले मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि इससे इन वीडियो से सही मानों में अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आप जो है वो वीडियोस को यानी रेगुलरली देखिए और पूरी यानी फुल वीडियोस आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि पहली वीडियो एक दफ़ा देखने के बाद काफ़ी नहीं है, आप अपने साथ एक रजिस्टर लेके बैठिए, अपना पेन लेके बैठिए। जैसे क्लासरूम में आप नोट्स बनाते हैं, बल्कि क्लासरूम में तो वक्त भी नहीं मिलता नोट्स बनाने का, यहाँ पे आपके टाइम ही टाइम है। ये जो स्क्रॉल पे जितने पॉइंट्स चल रहे हैं, सेंटेंसेस चल रहे हैं, इनको आप सिर्फ लिख लीजिए, सिर्फ एक दफ़ा लिख लीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि आपके इम्तहान की 100% तैयारी इसी से हो जाएगी। आप रिज़ल्ट्स को इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, मैं बहुत किसी वजह से सोच समझ के बातें कह रहा हूँ, तजर्बा है मेरा, इसलिए बात कहता हूँ। देखिए टॉपिक वही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हज़रत उमर का है जो हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरी वही चीज़ें हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, इसमें आपको फ़ायदा है। और ये मेरे दोनों नाम जो उसके चैनल्स के, हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा चैनल है और उससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, वो भी रेगुलरली देख लिया कीजिए। और एप्लीकेशन इसका तमाम बोर्ड्स के ऊपर है और ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में। जब आप पर आते हैं जल्दी से देखिए, एक बात समझ लीजिए, हज़रत अल्लाह ताला जो है वो कुछ लोगों में एक खुदादार सलाहियत होती है, गॉड गिफ्टेड, कि जो बहुत ही अलग ही होती है। कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई बहुत अच्छा जो है वो टीचर बन जाता है, यानी हर फील्ड में अल्लाह ताला की दी हुई कुछ सलाहियतें होती हैं। और उनमें हज़रत उमर के पास एक बहुत बड़ी सलाहियत जो थी वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। उनके पास ऐसा दिमाग था कि वो अब से आने वाले 100 साल क्या बल्कि 500 साल बाद के भी हालात को पढ़ लिया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, ना मेरे बाद कोई नबी होगा ना उमर नबी हैं। लेकिन नबी का दर्जा मामूली दर्जा होता है क्या? मामूली दर्जा होता है। जब रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, तो सोचिए कि कितना बड़ा दर्जा रसूल पाक की नज़र में उनका मौजूद था। उनकी सलाहियतें तो मक्के में भी मौजूद थी, मदीने में मौजूद थी,
असल सलाहियतें तो उनकी जब सामने आई जब वो अबू बकर सिद्दीक़ के बाद खलीफा बने, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, जब खलीफा बने और उन्होंने उस 10 साल के पीरियड में एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्क्वेस्ट, कहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर, इंटरनेशनल एम्पायर, कहाँ पर्शियन एम्पायर, क्या उनका जनाब सल्तनतें थीं और क्या उनका शान शौकत थी, उनको कॉन्कर करना उसी से टाइम में मिले। लेकिन सिर्फ कॉन्कर ही नहीं किया बल्कि वहाँ पे ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बनाया कि जो यानी चंद दिन के लिए नहीं बल्कि कई 100 साल तक वही सिस्टम चलता रहा। उनमें लोगों ने अपने तौर पर तब्दीलियाँ की, बादशाहों ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में अपने मकसद के कानून बना दिए, मगर इस्लामी मुल्कों के अंदर यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कई 100 साल तक चलता रहा। इससे अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत उमर का जो जहन और दिमाग था वो कितना ऊंचा था। और बल्कि मैंने सुना है कि यूरोप के किसी जगह पे, हॉलैंड पे या पोलैंड किसी जगह पे एक उमर लॉ मौजूद है बाकायदा तौर पे, मुझे तफसील नहीं पता, मैंने सुना इसकी बात कि अब तक मौजूद है। तो हज़रत उमर की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत थी और बुनियादी जो कानून और उसूल था हज़रत उमर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हज़रत उमर जो थे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे गलत बात के ऊपर। अगर बात कोई सही कह रहा है तो वो इतने नरम मिजाज थे कि एक औरत ने जब हज़रत उमर ने इरादा किया, मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं चाहता हूँ कि जो इसकी रकम है निकाह में महर की ये फ़िक्स कर ली जाए। तो एक औरत ने खड़े होकर ये कहा, उस औरत का नाम भी हम नहीं जानते कौन औरत थी, कॉमन सी कोई औरत थी। उसने कहा, उमर, जब कुरान में, हदीस में, सुन्नत में किसी जगह पे महर के फिक्सेशन का जिक्र नहीं है तो फिर तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम ये काम करो। फ़ौरन चुप हो गए और फ़ौरन ये ऐलान किया कि औरत बिल्कुल सही कह रही हैं और गलत उमर था। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, मगर जहाँ गलत बात आती थी वहाँ पे वो किसी का लिहाज नहीं करते थे और वो बड़े सख्त आदमी थे और ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी। उनकी गवर्नमेंट के 3 तो बुनियादी असूल थे, एक जस्टिस, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक डेमोक्रेसी। ये तीनों की कितनी मिसालें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है ना, वीडियो में इतना टाइम है जो मैं इसकी तफसीलात बता सकूँ। और इन तीनों चीज़ों की जो बेस थी वो कुरान और सुन्नत थी। हर चीज़ में कुरान और सुन्नत पहले, क्या कुरान का हुक्म है, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, बस वो है। और चूँकि कुरान का और सुन्नत का ही उसूल है जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर और डेमोक्रेसी, ये कुरान के और सुन्नत के तो दिए हुए उसूल हैं, और कहाँ से आ गए। तो जाहिर है कि जब कुरान सुन्नत पे अमल किया तो इन पर खुद ब खुद ही अमल हो गया, इन 3 उसूलों के ऊपर। इंसाफ की बात तो ये थी कि कॉमन आदमी ने कई दफ़ा कोर्ट में बुला लिए गए और एक दफ़ा किसी ने बुला लिया कोर्ट में कि उमर आके तो जवाब तो इस बात का, तो वो साहबी जज थे, वो साहबी खड़े हो गए एहतराम में, तो उनको वहीं पे कोर्ट में डांट पड़ी कि अगर आप इस तरह से खलीफा के एहतराम में खड़े होंगे तो फिर पता नहीं आपका फैसला कि खलीफा के हक़ में ना चला जाए, आप पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इस बात पे वो जाहिर है कि ये हुक्म हो गया कि कभी किसी खलीफा के बादशाह के लिए आप लोग उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल था कि रसूल पाक ने फरमाया था कि एक औरत ट्रैवल करेगी अपने जेवर के साथ, अकेली औरत पूरा डेजर्ट क्रॉस करेगी, और हज़रत उमर के दौर में ये वाक़या सच हो गया। एक औरत जो थी वो पूरी तरह से अपने आप को लात के जेवर में, और उसने पूरा डेजर्ट क्रॉस किया अकेली औरत ने, और उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये था लॉ एंड ऑर्डर हज़रत उमर के ज़माने का। सैकड़ों मिसालें, मेरे पास वक्त तो नहीं है कि मैं आपको मिसालें दे सकूँ। और डेमोक्रेसी का तो ये हाल था, डेमोक्रेसी का ये हाल था कि एक कॉमन आदमी खड़ा होकर कहता है, उमर, ये 2 कुर्ते तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, ये 2 चादरें कहाँ से आ गई, किससे कह रहा है। 2 बड़ी बड़ी अजीमुशान सल्तनतें फतह करने वाले आदमी, जिसके पास करोड़ों रुपए का जो है वो माल दौलत था वो बाइजेंटाइन से, पर्शिया से आता था, उससे एक कॉमन आदमी कह रहा है कि 2 चादरें कहाँ से आ गई, तुम्हारा राइट तो 1 चादर का था। चुप हो गए। बेटे ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने, कि अब्बा का कुर्ता फट गया था
इतना कि उसमें पैबंद भी नहीं लग रहे थे, पैचेस नहीं लग पा रहे थे, सुई अंदर नहीं जाती थी। मैंने अपनी चादर अब्बा को या अपना कुर्ता अब्बा को दिया है। ये अंदाज़ा कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। हम क्या मिसालें देंगे डेमोक्रेसी की इस दौर में बैठ के। तो जनाब कोई शख्स चाहे कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा भी हो, वो इंक्लूडिंग द कैलिफ, वो लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं था। कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर से अबव नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें मैं शायद मैं जैसी मिसाल आपको थोड़ी सी दे दूँ, और वो ये कि एक इजिप्ट में गवर्नर थे, तो उनके बेटे ने किसी क्रिश्चियन को मारा पीटा इसलिए कि उस क्रिश्चियन का घोड़ा जीत गया था, एक रेस हो रही थी, उसमें जीत गया था। तो वो क्रिश्चियन फिर हज़रत उमर के पास मदीने आया, उसने आकर शिकायत की, और हज़रत उमर ने दोनों अब्बा बेटे को, गवर्नर साहब को भी उनके बेटे को भी कॉल किया और कहा कि कब से माओ ने ग़ुलाम पैदा करने शुरू कर दिए, तुमने कैसे कहा कि मेरा बाप ये था, मेरी माँ ये थी और मेरा ख़ानदान ये था, कहा कैसे तुमने ये बात? और फिर माफ़ी भी मंगवाई और सज़ा अलग दी। तो हज़रत उमर इस मामले में बिल्कुल कोई लिहाज करने वाले लोगों में से नहीं थे। हज़रत उमर ने अपनी जो पूरी इस्लामिक एम्पायर थी उसको प्रोविंसेस में डिवाइड किया, और हर प्रोविंस के अंदर उन्होंने बड़े आला दर्जे के जो सहाबा किराम थे, जिनकी ऑनेस्टी और जिनकी कैपेबिलिटी जो थी उसमें कोई शुबा नहीं था, उनको गवर्नर के तौर पे उन्होंने अपॉइंट किया। मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ़ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया, और जहाँ वो देखते थे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे गवर्नर को चेंज भी कर दिया करते थे। और वैसे भी आप गवर्नर्स का रोटेशन रखते थे, किसी को एक जगह रुकने नहीं देते थे। और उसके पर जाहिर है कि ये सब बातें और लोगों ने फॉलो नहीं की, और आगे जाकर उसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं हुए इस्लामिक एम्पायर के फेवर में, तफसीलात बाद में देखी जाएंगी। और फिर एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने फाइनेंस को एक प्रॉपर रजिस्टर्ड किया, ऑर्गेनाइज किया। वजह उसकी ये थी कि अरबों के तो कागज़ ही नहीं था, ना अरबों के कोई ऐसे ऑफिस थे, ना अरबों के कोई बड़ी एम्पायर थी, छोटे छोटे ट्राइब हुआ करते थे, उनका क्या कोई हिसाब किताब थोड़ी रखना था। लेकिन जब इतनी बड़ी एम्पायर्स और इतनी बड़ी इनकम्स मुसलमानों के पास आने लगी, तो वो सिद्दीक़ के पास इतना वक्त नहीं था, वो तो 2.5 साल के बाद ही अल्लाह ताला के पास चले गए थे। लेकिन हज़रत उमर ने इसको बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज़ किया, बाकायदा ऑफिस बनाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाई, और वहाँ पे उन्होंने तमाम सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करके ऑन पेपर किया। 1-1 रुपये की आमदनी और 1-1 रुपये का ख़र्चा, ये सब रजिस्टर्ड में लिखा जाता, रजिस्टर में लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। 1-1 रुपया जो है रिकॉर्ड में रखा गया, और ये बहुत बड़ी उस ज़माने की लिहाज से थी। फिर तमाम डिज़र्विंग लोगों की लिस्टें तैयार की, उनमें गरीब लोग भी थे, उनमें डिज़र्विंग भी थे, उनमें ऐसे भी थे जो सिपाही वगैरह ज़ख्मियों के उनके अपाहज हो जाते थे जंगों में, तो उनके वजीफ़े, उनके अगर वो शहीद हो जाएं तो उनकी बीवी बच्चों के का तक उनके घरों तक पैसा पहुंचाना, उनकी पूरी किफ़ालत, उनकी देखभाल, ये सब काम जितने भी थे वो एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में ये सब कुछ किया गया। पूरा सिस्टम जो है वो, और मेरा टाइम नहीं है और ज़रूरत भी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं तो बड़ा शॉर्ट से ये वीडियो बनाने चाहता हूँ, तब भी इतनी लंबी हो जाती है ना चाहने के बावजूद भी। एग्रीकल्चर में आपके बड़े कारनामे थे, सारी आपने जो ज़मीनें थीं वो मेजर करवाई, कि उनकी नपाई जिसको कहते हैं, कि एक एक ज़मीन का एक मेजरमेंट हुआ, और उसके बाद फिर उस मेजरमेंट में ये देखा गया कि कौन सी ज़मीनें हैं जिनमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे टैक्सेस उसी हिसाब से लगाए गए। अब अगर एक ज़मीन जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं दे रही है, या बारिशें उस इलाके में नहीं होती, डेजर्ट का इलाका, तो उस पर क्यों टैक्स लगाएंगे? इसी तरह से हज़रत उमर ने ये कानून बनाया था कि ज़मीन कोई बेकार नहीं रखी जाएगी, उसको यूज़ करो, उस पर एग्रीकल्चर करो। अगर बेकार छोड़ी इतने अरसे के लिए तो गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। रिजल्ट उसको ये हुआ कि एग्रीकल्चर, आप अंदाज़ा कीजिए,
अब एग्रीकल्चर तो था, लेकिन वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए कैनाल्स जो हैं बनाई गई बाकायदा तौर पे, और दूसरी जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई ताकि इनकम बढ़े। तो आप सोच सकते हैं कि इनकम कहाँ से कहाँ पहुँची होगी एग्रीकल्चर के मामले में। अब तक आर्मी जो थी ऑर्गेनाइज नहीं थी। जाहिर अरबों को ज़रूरत नहीं होती थी, वो तो एक लश्कर जमा हुआ, हमला किया, कब्ज़ा किया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हुई, और आपने रेगुलर आर्मी का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान आर्मी है, इंडिया की आर्मी है, ये ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर आर्मीज़ हैं। तो ये आर्मीज़ जो हैं, हज़रत उमर ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पे इन आर्मीज़ को ऑर्गेनाइज करके, कम से कम इस्लामी एम्पायर में और जगहों को मुझे नहीं पता, ऑर्गेनाइज तौर पे रेगुलर आर्मी का स्टार्ट किया। उसके बाद फिर रिज़र्व आर्मी अलग थी। रिज़र्व आर्मी का मतलब ये कि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मौजूदा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे आर्मी ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं या हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि रिटायर हो गए, जब कौन को ज़रूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। ये काम हज़रत उमर ने अपनी ज़िंदगी में किया था। उसके बाद फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने बहुत आला नस्ल के घोड़ों की ब्रीडिंग और उनका डेवलपमेंट और उनकी ट्रेनिंग और सिपाहियों की ट्रेनिंग और उनकी आर्मी जो रिक्रूटमेंट है, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद फिर पहली मरतबा ये हुआ कि जो सैलरी सिस्टम था और वेजेस का सिस्टम था, वो पहली मरतबा सिपाहियों की बाकायदा तनख्वाहें, ऑफिसर्स की बाकायदा तनख्वाहें, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो अब तक अरबों में नहीं था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम था। ये और भी आगे जाके भी टीचर्स के मामले में उन्होंने यही किया था। और ये मैं बता चुका हूँ कि जो हाई क्वालिटी हॉर्सेज हैं उनकी ब्रीडिंग और उनकी ट्रेनिंग, ये सब का सब जो है काम इस पे बड़ी तवज्जो की गई। और उसके ज़रिए से एजुकेशन तो इस्लाम की बेस है। क्या करें, हम मुसलमान समझते नहीं इस बात को। एजुकेशन तो बुनियाद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी, जब बदर से कैदी पकड़ के आए गए और वो रैंसम देने के काबिल नहीं थे, तो आपने कहा अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो। देखिए ये है एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो बदर से आए थे वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो काफिर थे। और कहा जा रहा है कि मुसलमान बच्चों को पढ़ा दो, तो क्या पढ़ा दो? कुरान पढ़ा दो क्या? जाहिर है कुरान तो नहीं पढ़ाना था उनसे, उनसे दुनियावी उलूम पढ़ने थे, मैथमेटिक्स को पढ़ना था, हिसाब किताब क्या होता है, जो भी उस वक्त के उलूम होंगे वही तो पढ़वाने थे भाई। तो ये कितनी इम्पोर्टेंस हज़रत उमर ने ये किया कि बाकायदा तो एक तो उन्होंने विलेजर्स, जो वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, तो विलेजेस में, तो वहाँ पर तो एजुकेशन कंपलसरी कर दी, लाजमी तौर पर पढ़ना है। और टीचर्स की तनख्वाहें, बाकायदा टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर, और उनकी सैलरीज मुकर्रर हुई, और सैलरी बेसिस के ऊपर टीचर्स को रखा गया, बड़े काबिल टीचर्स रखे गए। और उनका काम ही ये था कि वो बच्चों को तालीम देंगे। पहले रूलर थे जिन्होंने इंश्योरेंस का सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया और पेंशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कोई सिपाही ज़ख्मी हो जाए, बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं, कमाने के काबिल नहीं रहते, कोई आदमी अपाहज हो जाता है, अपाहज होता है, उसके लिए पेंशन का इंतज़ाम, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, और उसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, और नए नए सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें ज़रा सी और ऐड कर दूँ। अल्लामा शिबली नुमानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे पिछली सदी के, 19th और 20th सेंचुरी के। तो उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है अल-फारूक। अल-फारूक जो है बड़ी मोटी, बड़ी हेवी सी किताब है। उसमें आधी किताब में कॉन्क्वेस्ट है और आधी किताब में एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं इसमें छोटी सी वीडियो में क्या बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन, आधी किताब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ है। और हज़रत उमर की तो ये हाल है कि उनको जो है इंटरनेशनली जो लोग पढ़ चुके हैं उनको रिकगनाइज़ करते हैं। उनकी मज़ीद तफ़सीलात में इंशाल्लाह वीडियो 3 में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वक्त नहीं है, काफ़ी वक्त मैंने आपको ले लिया। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सलाम कह लीजिएगा अपने पेरेंट्स को, और मेरे लिए दुआ कर लीजिएगा। शुक्रिया।